नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश के 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को विरोधी ऐसा लग रहा है कि अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि विरोधी मानते थे कि मोदी और योगी की इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए मोदी के विरोधी ऐसा लगता है कि अभी उन्हें इस बात को डाइजेस्ट करने में वक्त लग रहा है। 1947 के बाद जो कभी नहीं हुआ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर कर दिखाया। एक सीएम 5 साल तक सत्ता में रहा हो और फिर वो रिपीट हो जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ इतिहास के बाद। 1977 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिला हो। लगभग 42% वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं जनता दल का या जनता पार्टी की बात उससे तुलना भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं थी, एक कुनबा था, उसमें बहुत सारे लोग थे और वो कुछ साल बाद रहे भी नहीं एक साथ। लेकिन मोदी और योगी की जीत को लेकर जो दावे हैं वो ये कि हिंदुस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को हराने वाला कोई नहीं है। कल 10 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 22 की लड़ाई खत्म होने के बाद 24 की लड़ाई में एंट्री कर ली थी और 24 की जीत के बारे में क्या कहा था यह आपको सुनना चाहिए। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और इतना खोलकर तो प्रधानमंत्री ने कभी 19 की बात नहीं की थी। उससे पहले जो उन्होंने 24 की बात कह दी है, वो कहना चाह रहे थे कि लोगों ने पहले ये कहा था कि 19 तो मोदी इसलिए जीत गया क्योंकि 17 में यूपी पास में आ गया था। तो इस बार उनको मानना चाहिए कि यूपी एक बार फिर आ गया है, तो 24 में भी मोदी जीतेंगे। बहरहाल कुछ आंकड़े आपको हम दिखाना चाहते हैं जो वो रोशनी डालने के लिए कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की क्षमता इस वक्त किसी विपक्षी दल में दिखाई नहीं देती है, बल्कि अब तो यह कहना पड़ेगा कि विपक्षी दलों के एक होने के बाद भी वो ताकत नहीं दिखती है। 45 साल में सबसे ज्यादा वोट शेयर, जैसा मैं आपको बता रहा था, 1977 में जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो लगभग 48% का वोट जो है उनको मिला था। लेकिन जैसा हमने कहा वो एक पार्टी नहीं थी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और उसकी एक पृष्ठभूमि भी थी। बीजेपी ने 2022 में 41.3% वोट जो है वो हासिल किया है, तो ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। अभी तक आप कीर्तिमान सुनते थे कि मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता है, सरकार दोबारा नहीं बैक टू बैक नहीं बनती है, तो वो तो रिकॉर्ड तोड़े ही, ये वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड भी इस बार टूटा है। और ये किसकी वजह से मुमकिन हो पाया? योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी के होने की वजह से। अब दूसरे कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ये तो एक रिकॉर्ड था जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की है। अब वोट शेयर कैसे बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में ग्राफ कैसे साल दर साल बढ़ता गया है, वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। ये देखें आप, 2017 से 2022 की तुलना कीजिए। 2017 में रिकॉर्ड 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी के वोट शेयर की अगर आप देखेंगे तो वो 39.6% था, यानी 40% से थोड़ा कम। कोई ये मानने को तैयार नहीं होता इस चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों के से पहले, कि बीजेपी भले ही सत्ता में आ जाए लेकिन वो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएगी। इस बार 41 कुछ वोट मिला। विरोधियों की अगर आप बात करेंगे, समाजवादी पार्टी को 2012 में 29% वोट मिला था जब ये सत्ता में आए थे। 2017 में वो 5% घट गया, 22% हो गया और इस बार बढ़कर के 32% हो गया, क्योंकि फाइट बिल्कुल बाइपोलर हो गई थी। लेकिन मायावती का आप ग्राफ देखें तो 2017 के 22% से घटकर 13% पर मायावती का वोट शेयर आकर के गिर जाता है। तो बीजेपी एक तरफ जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है, दूसरी तरफ विरोधियों में कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो जाती है कि वो 6% की पार्टी बन चुकी थी उत्तर प्रदेश में और अब 2% की पार्टी बनकर के रह गई सिर्फ 2 सीटों के साथ। तो यह है मोदी विरोधियों का ग्राफ और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का यूपी का ग्राफ जो हमने आपको दिखाया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आजादी के बाद से अब तक के चुनावों का एक इतिहास जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कैसे बीजेपी का ग्राफ उठा है और उस ऊंचाई तक पहुंचा जहां आज तक उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नहीं पहुंच पाया। वो अगर वो ट्रेंड का ग्राफिक हमारे पास है, जी हां देखिए, ये
1980 से ये ट्रेंड बता रहा है। 90 के दशक के आसपास बीजेपी ऊपर पहुंचती है, एक प्लेटो पर आती है 1993 तक, और उसके बाद बीजेपी का ग्राफ ढलान की तरफ है। ये कब तक है? ये आपको दिखाई दे रहा है 2002 तक। 2002 के बाद फिर ये इस पर स्टेबल चलता रहा 2012 तक। उसके बाद धीरे 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 सीटें बढ़ने लगी। 2012 में 47 सीटें आई बीजेपी की। 2017 के अंदर ये रिकॉर्ड 312 तक पहुंच गई। और आपको बता दें कि इस ग्राफ में मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि आपको ये पीक जो है सबकी समान दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पीक बीजेपी को 2017 में मिली थी, यहां तक कभी कोई पार्टी पहुंची ही नहीं थी। कोई पार्टी यहां तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार लोग या कम से कम बीजेपी विरोधी जो ये नहीं मान रहे थे कि सत्ता में आएंगे, तो आप सोचिए कि अब वो लहर जो है वो अब एक बार फिर एक प्लेटो पर जाती हुई दिखाई दे रही है। सीटें जरूर कम हुई हैं, 312 से 350 355 पर बीजेपी आ गई है, लेकिन वोट शेयर बढ़ गया। वोट शेयर वहां तक पहुंच गया जहां तक, जैसा हमने आपको बताया कि 4 दशकों में आज तक कभी कोई पहुंचा नहीं था। तो यह ट्रेंड जो उत्तर प्रदेश का बता रहा है, और उसके साथ आप ये बात सब जानते ही हैं कि यूपी तय करता है कि दिल्ली में कौन बैठेगा। तो 2024 को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी, क्या हम आंकड़ों के रोशनी में उसे सच मानकर चल सकते हैं अभी से, जब 24 थोड़ा दूर है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। आइए आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या 24 जो है वो उसकी लड़ाई अब निश्चित हो चुकी है, तय हो चुकी है कि कौन जीतने वाला है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सोशल मीडिया विंग के हेड भी हैं। अमित जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संजीव जी स्वागत है। हर्षवर्धन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत है एक बार फिर हर्ष जी आपका। हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट है शिवम त्यागी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अमित जी, कल जब प्रधानमंत्री ने 2024 की बात की, तो वो बात बहुत से लोगों ने इस रूप में लिया कि प्रधानमंत्री अपनी जीत को अभी से निश्चित मानकर चल रहे हैं। और ऐसा अगर वो मानते भी हों तो इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी बात खुलकर सार्वजनिक तौर पर कही नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश की इस जीत ने वाकई ये कॉन्फिडेंस आपकी पार्टी को दे दिया है कि अब 2024 का परिणाम पहले से लॉक हो चुका है? नहीं आ रही है मुझे। इसको जरा चेक करें। आपकी मुझे अब आ रही है आपको आवाज अमित जी? अमित मालवीय जी जरा चेक करें। अमित मालवीय हमारे सामने, चलिए उनके पास हम जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। मैं संजीव जी आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो ज्ञानी लोग ये मानेंगे कि 22 के बाद 24 में भी जीत तय है। आपको लगता है वो ये बात किसी भरोसे से, कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, या केवल तंज था? नहीं, हो सकता है उन्होंने तंज किया हो, लेकिन ये बात में कोई गलतफहमी या खुशफहमी जैसी बात नहीं है। देखिए, मुझे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव के जो नतीजे थे उससे ज्यादा क्लोज इलेक्शंस की संभावना दिख रही थी जब हम पूर्वांचल में घूम रहे थे एक हफ्ते की, ज्यादा कांटे की टक्कर है। और लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को बहुत स्पष्ट तरीके से बढ़त मिली है, वोट शेयर भी उनका बढ़ा है, आपने जिस तरह से अभी बताया। सिर्फ मैं एक डिस्क्लेमर कह सकता हूं कि पूर्वांचल में लगभग बराबर रही सपा और बीजेपी, लेकिन उसकी बात नहीं है। जिस तरह से प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का सफाया हुआ है, जो 6 से 2% पे आई है, जिस तरह से हमने 2019 के बाद 2 साल तक ये देखा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये हम लगातार कह रहे थे कि जो मोदी जी का जादू है वो राष्ट्रीय स्तर पे चलता है लेकिन स्टेट इलेक्शंस में नहीं चलता। बिल्कुल, वो भी बात गलत साबित हो गई यूपी, उत्तराखंड, गोवा के नतीजों से। तो वो भी एक चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से अब कोई नाटकीय परिवर्तन आ जाए जमीनी स्थिति में, कोई ऐसा कलाकार विपक्ष की तरफ से जादूगर की तरह से सामने निकल के आए, जनता को रुझा ले, नहीं तो कांग्रेस के भरोसे। और अगर आप अपने आप को एक विकल्प की तरह से पेश भी करेगी, तो अभी इतना समय नहीं है 2024 से पहले राष्ट्रीय विकल्प बनने का। तो मेरे ख्याल से 2024 का तो मुद्दा सेटल हो गया इस इलेक्शन के साथ। और कमाल की बात यह है कि जिनके पक्ष में सेटल हुआ है वो आज से गुजरात में नए सिरे से चुनाव प्रचार में लग गए। बिल्कुल। तो जो जिनकी जीत दिख रही है वो आज से मेहनत पे लग गए, और जो हारे हैं वो अभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उनकी पार्टी में सर फुटबॉल शुरू होगी, लड़ाई झगड़े, आत्ममंथन के नाम पे, तो समझ में नहीं आया। तो बीजेपी इज ऑन अ रोड
एंड 2024 में कोई बहुत ही अप्रत्याशित बात बड़ी हो बात जाए तो संजीव जी अलग है। आपने कही है। आपने कहा आपके हिसाब से अब इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। अगर अमित मालवीय जी जुड़ गए हमारे साथ तो हमें बताएं। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बधाई आपको आपकी जीत पर। और आप अपनी पार्टी के बाकी लोगों की तरह आश्वस्त थे चुनाव से पहले से। हम बात आज ये कर रहे हैं कि क्या 2024 का नतीजा 2022 ने तय कर दिया है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने यह बात खुद कही तो बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद केवल एक तंज था, वो उन लोगों को जवाब देना चाहते थे जो नहीं मान रहे थे कि बीजेपी लौट करके आएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा कहना मायने रखता है। तो मैं समझना चाहता हूं सीरियसली आपसे, क्या आप मान के चल रहे हैं कि 2024 की जीत तय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो अपने आप में आपके सवाल का जवाब देती है। उन्होंने कहा कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 2017 जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल होगा और 2019 का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। उसी बात को अगर हम सच माने तो 2022 उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है वो 2024 का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अगर जीत जाएगी तो अगला लोकसभा जीतेगी, ये चुनाव में अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तब वो आगे अच्छा कर पाएगी, हमारे लिए जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो तो मापदंड हर बार बदलते ही रहते हैं। तो अगर जो बात 2017 में सही थी वही बात 2022 में भी सही होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब अगर किसी राजनीतिक विशेषज्ञ को अपनी ही बात 2017 की ना पचे तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की बिल्कुल ठीक है आपने, कमी नहीं है। अभी देखिएगा दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में अगर आप लोगों की जीत नहीं हुई तो सीधे उसको 2024 की हार बता दिया जाएगा। देखिए, हर चुनाव अगर भाजपा नहीं जीतती है तो मोदी लहर कम होने लगी है, मोदी जी का प्रभाव कम हो गया है। चुनाव अगर लोकल बॉडी का भी होगा लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों को उससे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, यथार्थ यह है कि जनता इस बात को समझ चुकी है। आज लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। उड़ीसा का उदाहरण ले लीजिए। उड़ीसा में विधानसभा में बीजू जनता दल चुनाव जीतती आई है, लेकिन लोकसभा के टाइम 8 सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी को भी मिली। उसी प्रकार से दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों ही लोकसभा चुनावों में एक भी सीट आम आदमी पार्टी लोकसभा में नहीं जीती। लेकिन अब क्योंकि लोगों को कुछ कहना होता है और भाजपा कैसे चुनाव हार जाए इसका माहौल खड़ा करना होता है, तो लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इस बार भी अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत ही गई है और 2017 में भी 2 लड़के ऐसे लग रहे थे कि निकलते ही चुनाव जीत गएंगे और मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन सच्चाई क्या थी कि 300 से अधिक सीटें आई और इस बार भी 2/3 बहुमत आया। तो जनता के विवेक पे जो लोग सवाल खड़े करते हैं और अपनी राय को जनता की राय बना के प्रस्तुत करते हैं, बस एक सेकंड अमित जी, मैं रोक रहा हूं आपको। अभी योगी तस्वीरें आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं और उनका स्वागत सम्मान किया राज्यपाल जी ने। और सरकार बनाने का उन्होंने दावा जो है उनके सामने रखा है। अब उनको बस शपथ ग्रहण कब होगा ये देखना बाकी है और शपथ ग्रहण कितना भव्य होता है ये भी, इस पर भी नजर रहेगी। और उसके बाद आगे टीम योगी 2.0 वो क्या कैसी होती है उस पर तो आगे हम लोग खैर बड़ी बहस करते ही रहेंगे लगातार। तो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अब उन्हें तारीख निश्चित करनी होगी राज्यपाल के साथ मिलकर कि कब शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। बहरहाल हम बात इस वक्त ये कर रहे हैं कि क्या इस वक्त देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला कोई भी राजनीतिक दल या ऐसी कोई विचारधारा दिखाई पड़ती है या नहीं दिखाई पड़ती है। मैं एक और मेहमान स्टूडियो में आए, उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनको स्क्रीन पर ले। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हैं। संगीत रागी जी आरएसएस से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आपसे ये समझना चाह रहे हैं
इस वक्त प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है? जो 2024 से लकीर शुरू हुई थी वो आज उसी लाइन पर चल रही है? ये ग्राफ उठ रहा है, ये ग्राफ थोड़ा डिप हो रहा है, आपकी रीडिंग क्या है? देखिए सौरभ जी, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। अभी उसका जिक्र मालवीय जी ने भी किया, और हर बार जो है वो यही कहा जाता था कि अब गया। लेकिन कोरोना पिछले 2.5 साल 3 साल तो आप ये देखिए कि भारत सरकार को एक क्राइसिस मैनेजमेंट से गुजरना पड़ा है, और क्राइसिस मैनेजमेंट से गुजरने के बावजूद यदि विपक्ष कोई नया पॉलिटिकल आइडियाज लेकर के नहीं आए, राजनीति में आप जीत तभी सकते हैं जब आपके पास एक अल्टरनेटिव कोई नया आइडिया हो। ना कोई नया आइडिया आ रहा है जो कि उनको परास्त करे, ना कोई नेतृत्व आ रहा है। आप देखिए कि आज के दिन में 3 ऐसे पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय फलक पर जिनकी अपनी मंशा है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो नेहरू गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री देना चाहता है। लेकिन इनके बीच में कोई भी ऐसा कोई राष्ट्रीय फलक पर जिनकी सब में मौजूदगी हो और सबको लोग स्वीकार करें, वैसा कोई है नहीं। और नरेंद्र मोदी ने एक चीज जरा देखिए, 4 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी को यदि बीट करके कोई सरकार आ जाती है, लौट जाती है, तो इसके 2 ही परिणाम मुझे दिखते हैं। या तो विपक्ष पूरा निकम्मा है, या सरकार ने जो कुछ किया है उसकी स्वीकृति है, या ये मान करके चलती है। एक तीसरा ये है कि इतने क्राइसिस के बावजूद भी विपक्ष की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जिससे जनता को लगे कि यदि कोरोना के अवसर पर यदि ये सरकार रहती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर विकल्प दे सकती थी। नहीं, जो आपने 3 बातें बोली हैं, इसमें या की जगह और भी जोड़ना चाहेंगे आप? ये तीनों बातें भी सही हो सकती हैं अपने साथ? नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो पंजाब का उदाहरण दिया जा रहा है, मैं कई मामलों में ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जो चैप्टर है, दिल्ली की जो उसने एक राजनीतिक आइडिया के मामले में वो कमी है। यदि उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उलझाया होता, यदि दिल्ली में वो सड़क की लड़ाई लड़ते, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का जो चीजें केजरीवाल जी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का वेतन तक पिछले 1.5 साल से नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें यदि आप जिक्र करके उनके सामने नहीं लाते हैं, तो जिस शिक्षा का मॉडल का ये बबल्स है उसको आप फोड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर अलग से हम बात करेंगे, ये और वो एक फैक्टर है, आगे इस चर्चा में उनका नाम आना तय है। लेकिन अभी जो आपने कहा कि ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, 2 कम से कम ऐसे राज्य जहां पर मानकर चला जा रहा था कि यह चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड यह बोला जा रहा था कि अगर हारेगी तो कांग्रेस खुद अपनी गलती से हारेगी, नहीं तो यह चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। गोवा में 10 साल की सरकार थी, पिछली बार आरोप लगा था चोरी की सरकार बनाई है, इस बार विधायक बढ़ जाते हैं, लगभग क्लियर मेजॉरिटी अपने दम पर मिल जाती है। तब यह सवाल उठता है कि कोई एक और फैक्टर है जो काम कर रहा है उस राज्य की सरकार के अलावा, हर्षवर्धन जी, और वो फैक्टर और क्या हो सकता है सिवाय नरेंद्र मोदी के? देखिए, जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो एक बेसिक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो मैं ये करूंगा और बताऊंगा कि मैं ये करने जा रहा हूं और करके दिखा दूंगा। एक लाइन में अगर कहें कि नरेंद्र मोदी के काम को कैसे समझना है, वो कहते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, और इसमें उन्होंने बड़े जोखिम लिए हैं। इसमें उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लिया, आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, किसी प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं हुई कि हम स्वच्छ भारत कर देंगे। ये ताकत नहीं थी। अपना घर साफ कर लेना, अपनी कुटिया साफ कर लेना, अपना बंगलो साफ करा लेना, इतना भर तक ताकत का काम हो सकता है। आपको अपने घर में 2 लोग लगाने हैं, लेकिन जब आपको देश साफ करना है जिसमें दूसरे लोगों की सहभागिता है, वो नरेंद्र मोदी ने कह दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये जितने लोग हैं वो उनके घर रहेंगे, बिना घर का कोई नहीं रहेगा। अब सोचिए, ये इस देश में कोई सोच सकता था क्या? नहीं सोच सकता था। ये इस देश में कोई नहीं सोच सकता था कि कोई प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहेगा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे।
हो सकता है अभी कोई पॉलिटिकल होता तो वो कहता कि देखिए क्या कर पाए, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए वापस लिया कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो भरोसा है वो दिखता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर भी कह सकते हैं, इन सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी का वो भरोसा दिखता है। पंजाब की स्थितियां बहुत अलग थी, अकालियों ने और कांग्रेस ने बहुत वहां गड़बड़ कर रखी थी, हताश निराश जनता थी और भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां बेस नहीं बन पाया। थोड़ा और जल्दी करना था, भारतीय जनता पार्टी डरती रही, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यहां, और मैं तो यह भी कहता हूं बिहार में भी डर रही है, नीतीश जी के साथ है, वो अपना ही नुकसान कर रही है। स्वागत एक बार फिर आपका। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों कहा कि क्या 2022 के चुनाव ने 2024 का चुनाव सील कर दिया है, यानी नरेंद्र मोदी की जीत 2024 में भी तय है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, गुजरात आपको लेकर चलना चाहते हैं। कल नतीजे आए और आज एक बड़ा रोड शो निकाला, फिर एक सभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में। निर्णय कपूर हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। अब निर्णय ऐसा तो है नहीं कि कल का नतीजा देखने के बाद आज का कार्यक्रम रखा गया होगा, जाहिर है ये पहले से फिक्स होगा और कल का नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस बताता है कि नतीजों के अगले दिन उन्होंने ये रोड शो और कार्यक्रम रखा। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रोड शो की तैयारी तो चल रही थी, लेकिन शुरू में इसे थोड़ा लो प्रोफाइल रखा गया था। लेकिन जैसे 7 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव पूरा हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इसे एक तरह से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था कि ये रोड शो किया जाएगा। यानी पार्टी को ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था, लेकिन इसमें उस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ के अगर हम सोचें कि एक तरफ अभी नतीजे आने बाकी थे और यहाँ साल के अंत में होने वाले गुजरात के जो चुनाव है विधानसभा के, उसकी तैयारी का एक हम कह सकते हैं कि पूरा रोड मैप जो है आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर आकर के शेयर किया। एक तरह से एक तो जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया गया इस रोड शो के जरिए, और इसके अलावा उन्होंने अपने तमाम जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पदाधिकारी जो हैं प्रदेश के, उनके साथ करीब 1-1.5 घंटा चर्चा की और उन्हें बाकायदा आगे की रणनीति के बारे में उनसे चर्चा की। उन्हें ये समझाया कि कंप्लेसेंट ना हो जाएं, एकदम हम्बल रहें, ताकि लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो बना रहे उनका। और इस जीत को, इस शानदार जीत से जो आगाज किया है साल का, उसका अंत भी गुजरात मतलब में एक चुनाव, एक इतना बड़ा चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये बात विरोधियों को भी देखना होगा कि ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका क्या है। एक कमेंट रुचि जी का, फिर मैं ब्रेक लूंगा। रुचि जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात निर्णय बता रहे हैं। प्लान पहले से था आज के कार्यक्रम का, लेकिन आखिरी चरण का मतदान होने के बाद कह दिया गया कि अब खुलकर तैयारी कीजिए, भव्य तैयारी कीजिए। फीडबैक इतना स्ट्रांग था कि वापस आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो है अपने भी सर्वे कराती है और बीजेपी को शायद सर्वे में ये पता चल गया था कि इतनी बड़ी जीत उनको यहाँ पे हासिल होने जा रही है। और जैसा आपने कहा कि गुजरात की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है, तो बीजेपी अपनी इसी मेहनत के लिए जानी जाती है। और शायद जो आज बीजेपी की हालत जो अभी आप चार्ट में दिखा रहे थे कि जिस तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है बीजेपी का, उसके पीछे बीजेपी की ये बड़ी मेहनत बिल्कुल साफ दिखाई देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि 2012 से बीजेपी ने जो मेहनत शुरू की थी वो कहीं रुकी नहीं। चाहे उनको 2014 में कितनी बड़ी जीत हासिल हुई हो, 2017 में हुई हो, 2019 में हुई हो और अब 2022 में भी जीत हासिल हो गई है। लेकिन कल ही शायद 2-4 दिन में जब शपथ हो जाएगी, उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं, उनके संगठन के लोग हैं, मंत्री, सबको काम असाइन हो जाएगा। जो कार्यकर्ता है उनको एक एक काम मिल जाएगा कि अब उनको आगे क्या करना है। तो ये जो मेहनत है ये बीजेपी को कामयाबी दिलाती है। मैं ब्रेक ले रहा हूं और एक अपनी गलती में सुधार करता चलूं। रुचि जी ने मुझे बताया कि वो जो अभी तस्वीरें आपने देखी थी, योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे थे आनंदीबेन पटेल से, तो वो अभी उन्होंने दावा नहीं पेश किया है सरकार बनाने का। अभी विधायक दल की बैठक होगी, पहले उनका इस्तीफा हुआ और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे, फिर वो फॉर्मली अप्रोच करेंगे राज्यपाल को। तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, मैंने कहा उसको सुधार ले। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, किसी भी नेता की लोकप्रियता का एक ग्राफ होता है और 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा अपवाद क्यों नजर आ रहा है कि उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं, बल्कि ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ ही दिखाई देता है। शिवम त्यागी, उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी थी, जीत हो गई, चलें ठीक है, लेकिन गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, वहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई फिगर नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था जिसका अपना कोई बहुत बड़ा स्टारडम हो या अपील हो लोगों के बीच में।
वहां पर जीत होना, 10 साल के बाद गोवा में आना, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री देने के बाद, और एक ट्रेंड जब से राज्य बना कि सरकार नहीं रिपीट होती उसके बावजूद सरकार बनाना, ये नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है तो और किसकी वजह से है? सौरभ जी, आप मुझे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आप सबसे बाद में मेरे पास आए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महामानव नरेंद्र मोदी जी की छवि महामारी कोरोना भी नहीं तोड़ पाई, जो ह्यूमन काइंड के इतिहास में शायद सबसे खतरनाक रही। कुछ एजेंडाधारी लोग उनकी छवि नहीं तोड़ सकते। जिस कोरोना ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि तोड़ दी, वो भी नहीं तोड़ पाई। छोड़ दीजिए 4 राज्यों के चुनाव। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप जिस नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, 1944 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था गांधी जी के बारे में कि अब से आने वाली कुछ पीढ़ियां, कुछ नस्लें इस बात को देखकर विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मास का एक व्यक्ति इस धरती पर चलता था। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जब मैं और आप शायद 60-70 साल के होंगे तो हमारे जो आसपास के बच्चे होंगे वो इस बात को शायद विश्वास नहीं करेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी था, कोई इस तरह का महामानव भी था। और मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा आपको क्यों। आप देखिए, 4 राज्यों के चुनाव हुए, तमाम चीजें हुई, आज वो गुजरात में है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, कल भी शायद वो हो सकते थे, लेकिन इस उम्र पर इस तरीके से काम करना आसान काम नहीं है। एक बात, जहां तक बात आपने कहा उत्तर प्रदेश की, मेरा मानना है कि जिस तरीके से 2013 में श्री अमित शाह जी ने वहां पर एक बीज बोया था, आज उसका सारी चीजें सामने हैं। उत्तराखंड की जो आपने बात की, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसलिए यह मैंडेट है कि आप जब रोज बैठकर डिस्कशन करते थे तो लोग कहते थे कि 3 मुख्यमंत्री बदल दी, छवि बिल्कुल खराब है, लेकिन वो भारतमाला प्रोजेक्ट, वो केदार के प्रति उनका प्रेम, वो लगातार सारी चीजें। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रजत शर्मा जी के एक इंटरव्यू में राम जेठमलानी जी ने कहा था कि राहुल गांधी को अपने ऑफिस में मैं एक क्लर्क की नौकरी नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है बराबरी तो छोड़ दीजिए, उनको सबसे पहले आकर अगर नरेंद्र मोदी जी से अपॉइंटमेंट मिल जाए तो कम से कम 2-3 साल उनके साथ रहकर ये सीखें कि काम किया कैसे जाता है। मुझे लगता है आज नरेंद्र मोदी जी के पास इतनी अचीवमेंट इस देश को जो उन्होंने दिया है वो इतना कुछ है कि जिस अब से 3 पीढ़ियों बाद जब लोग पढ़ेंगे ना तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक, शिवम और संजीव श्रीवास्तव जी शुरुआत करना चाहते हैं। हमने चर्चा काफी की कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की वो बरकरार है। अब जरा विपक्ष की बात करते हैं। मुझे बताइए संजीव जी, इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है आपको जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके 2024 में और चुनौती दे सके? राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बहुत मुश्किल से नजर आ रहे हैं। देखिए, इतनी देर से हम सब प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री में तो बहुत गुण है, लेकिन उनके जो कम गुण है या जो कमियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उसको उजागर नहीं करने पाने का पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पर फूटा है। उसकी वजह से ही वो महामानव जैसे नजर आने लगते हैं। है तो आफ्टर ऑल वो भी हार्ड मास के उतने ही मानव जितने जिनका उदाहरण दिए जाते हैं। तो जो विपक्ष की कमियां हैं, विपक्ष के फेलियर्स हैं, उसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्मा, मेहनत करना या जो भी उनकी अच्छी क्वालिटीज है, और कई हैं तभी तो इतने साल से राज कर रहे हैं, लेकिन वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखने लगती है। क्योंकि सामने ट्रेजेडी इस समय देश की है कि अलग अलग क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय नेता तो है, आप कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन सपा ने और अखिलेश यादव ने अच्छी खासी फाइट की, चाहे हार गए, वो 41% पे रहे, ये 32% पे रहे। ये प्रोफेसर रागी आपकी बात से सहमत नहीं है कि अखिलेश यादव ने फाइट दी? नहीं, देखिए नहीं, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, कोई सहमत हो या नहीं हो, मतलब ट्रेजेडी क्या है देश की, जिसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री मोदी जो बहुत कामयाब है और अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा कामयाब और ज्यादा अच्छे नजर इसलिए आने लगते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई विकल्प ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, और वो विकल्प खड़ा करना प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का काम नहीं है, वो तो विपक्ष का काम है। तो विपक्ष में कोई सीधी बात है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी एक धुरी है, हमेशा से रही है, उसके अलावा कोई है नहीं। और आज कांग्रेस पार्टी क्या उस हैसियत में है कि वो किसी भी तरीके से वो लोकस, वो सेंटर बन सके? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बन सकती। देखिए, राजनीति बदल गई, लोगों की बातचीत करने के ढंग बदल गए, एजेंडा बदल गया देश का, और कांग्रेस के पास वही घिसा पिटा नैरेटिव है। अगर जब तक कोई नया नैरेटिव, बीजेपी को सिर्फ वही चैलेंज कर सकता है जो कोई नया नैरेटिव देगा। अच्छा चलें ठीक, मुझे एक बात बताइए, बहुत से लोग, मैं कल से चर्चा सुन रहा हूं, जाता हूं फिर आता हूं आपके पास रागी जी, कि क्या अब गांधी परिवार को अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लेना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी का वो हित चाहते हैं तो? मैं इस पर टिप्पणी करूंगा जरूर। संजीव जी?
अच्छा, नहीं, इस पे मैं एक्चुअली खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ट्रेजेडी ये है कि कांग्रेस जैसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पिछले 70 साल से 1-2 साल का विकल्प आप बीच में छोड़ दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री वॉज दी ओनली एक्सेप्शन। पीवी नरसिम्हा राव भी लगातार गांधी परिवार की छाया से जूझते ही रहे। तो वो एक कंपनी उस परिवार की पार्टी है। अगर आप परिवार को अलग कर देते तो परिवार एक पार्टी बना लेगा, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाई, तो वही असली कांग्रेस हो गई। अच्छा, तो अब उनको दरअसल बात ये है कि उनको कोई नैरेटिव जोड़ना पड़ेगा। ठीक संजीव जी, आपकी बात पे बहुत सारे लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। जरूर। देखिए संजीव जी, सिर्फ गांधी परिवार ही एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो छिटक करके जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां आई, उनमें लगभग सारे के सारे एंटी कांग्रेसिज्म पर खड़े हुए, और वो आज सारे के सारे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार पार्टी हो गई है। जब मैं परिवार पार्टी कहता हूं तो यानी कि एक परिवार का एक मुखिया वो तय करता है कि हमारे परिवार में अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, बाकी सारी उसमें विधायक कौन होंगे, सारा वो परिवार ही तय करता है। एक परिवार का व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो मैं उसे नहीं कहता हूं। अब जैसे राजनाथ जी का है, उनके बेटे हैं, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो और उसके संसद बेटे के विधायक हो, वो ठीक बात है। लेकिन जहां एक ही परिवार सारी चीजों को चला जाए, बादल परिवार हुआ, यहां हुआ, ये सारी चीजें देख लीजिए। डॉक्टर साहब, वही तो जहां तक गांधी परिवार अलग हो जाएगा कांग्रेस से, तो कांग्रेस बच जाएगी। मैं इसलिए ऐसा, मैं बिल्कुल सही है, अगर मैं इसलिए एक चीज 2 दिन से मैं कह रहा हूं, कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज का एक सिम्टम जो होता है ना, वो उस तरह हो गया है। ऑटो इम्यून डिजीज सिम्टम का ये है कि वो अपने ही सेल को मारना शुरू कर देता है। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, देखिए, राहुल गांधी की जिद के कारण सिद्धू को वहां पर खड़ा किया गया। सिद्धू ने पूरी कांग्रेस की ऐसी तैसी करके छोड़ दी पंजाब में। रावत को राहुल गांधी नहीं चाहते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी स्वयं दोनों एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के आंतरिक गांधी परिवार के अंदर भी कोई सत्ता का संघर्ष कम नहीं चल रहा है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर उनके अंदर भी कोई संघर्ष चल रहा है तो वो संघर्ष में जितनी भी पार्टियां परिवार की हैं अंदर की, वो सब तो लगा के देख ली उत्तर प्रदेश में। प्रियंका जी आखिरी कार्ड थी ना, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास अंतिम विकल्प प्रियंका गांधी थी। उन्होंने काम करके देख लिया और नतीजा भी देख लिया आपने। देखिए सौरभ जी, मैंने इसलिए एक चीज जोड़ा था, राजनीति में पॉलिटिकल आइडियाज पर लोग बात नहीं करते हैं। नया नैरेटिव, नया विकल्प, तो वो कैसे आएगा? नरेंद्र मोदी, सवाल यह है वो कैसे आएगा? हर्षवर्धन जी, नेतृत्व से ही आ सकता है। आज गांधी परिवार कहते हैं ठीक है कांग्रेस पार्टी बाकी लोग मिलकर के चलाइए। राहुल गांधी तो आज भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन डिफैक्टो अध्यक्ष वही है, तो आगे भी वही होगा। नहीं, जो एक बहुत बड़ा अवसर था, और सोनिया गांधी, अगर सोनिया गांधी से सीख लें तो शायद कांग्रेस की समस्या का हल हो जाए। 2004 में जब स्थिति ये हो गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच और ढेर सारे लोग, जिसमें शरद पवार जैसे नेता भी जो थे, जो कहते थे कि ये विदेशी मूल की महिला है, ये कहाँ से काम करेगी। मुलायम सिंह यादव एकदम बुरी तरह से खिलाफ थे और ढेर सारे लोग खिलाफ थे। कोई नहीं चाहता था कि सोनिया प्रधानमंत्री बने, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज भले ही उनके साथ वो सेकुलर कार्ड में फिट हो जाए। सोनिया गांधी ने उस वक्त ये बड़ा दांव खेला और जिसको त्याग के तौर पर दिखाया। बाद में एनएसी बन गई, वो उसकी चेयरपर्सन बन गई। राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तभी उस वक्त जब कहा कि कोई गांधी परिवार का नहीं होता, वो ये कर सकते थे कि ये गांधी परिवार थोड़ा ऊपर उठ जाता, मार्गदर्शक मंडल। लेकिन मार्गदर्शक मंडल कौन सा वाला? जो सोनिया गांधी चेयरपर्सन वाला। और सच में ये आप सीखा आपने, ये बीजेपी वाला मार्गदर्शक मंडल नहीं बनता अगर वो चाहते, क्योंकि वहां फिर लोग मार्गदर्शन के लिए जाते ही जाते। निश्चित तौर, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो पार्टी उस परिवार के बिना नहीं चल सकती जिसमें अडवाणी जी है। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा हो जाए, मैं कह रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता उनके साथ। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि वो पार्टी बिना उस परिवार के नहीं चल सकती, लेकिन वो परिवार अब बोझ बन गया है तो उसको समझना पड़ेगा। अभी लेकिन उससे अलग अभी जिसका जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने, बाद में हमने बात की, प्रियंका जी की बात हुई। विशाल हमारे साथ लखनऊ से है, उनसे उनके पास जाना चाहते हैं। विशाल, मुझे बताइएगा, प्रियंका गांधी अब काफी अरसे से काम कर रही है, जनरल सेक्रेटरी बना दी गई इंचार्ज वो उत्तर प्रदेश की। सभाओं में भीड़ भी उनके खूब आ रही थी। 2 सीट मिली है, 2% वोट मिला है।
देखिए, अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे जा चुकी है तो सौरभ गलत नहीं होगा। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ये है कि जो वोट परसेंटेज है वो 2% पे आ चुका है। सीट भी उनकी अब 2 बची हैं, विधानसभा में 2 सीट और लोकसभा में रायबरेली सीट इकलौती कांग्रेस के पास सीट बची है उत्तर प्रदेश में। जितने भी तमाम बड़े नेता थे, प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद से ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ करके जा चुके हैं। ज़मीनी नेता उनके पास है नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर रहे सौरभ, पहले स्थान पे नहीं, दूसरे स्थान पे नहीं, तीसरे स्थान पे रहे। और अब से कुछ देर पहले एक जो ट्वीट किया गया था, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जिशान हैदर, उनकी तरफ से ये बात को मेंशन किया गया है कि 385 ऐसी सीटें रही 403 में जहां कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से परास्त हुई और उसकी जमानत जब्त हुई है। ये डेटा हम नहीं दे रहे हैं सौरभ, ये डेटा जिशान हैदर दे रहे हैं। बताने के लिए बहुत काफी वक्त कम रह गया है, मुझे आगे बात करनी होगी, लेकिन एक बार जरा यूपी पर एक लास्ट कमेंट रुचि जी का, फिर हम बात करेंगे वो चैलेंजर जिसको माना जा रहा है आज। सिर्फ 10 सेकंड में बता दूं, यूपी में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एक है रामपुर खास जो प्रमोद तिवारी की बिटिया जीती है, प्रमोद तिवारी जी। दूसरी जो जीती है वो कांग्रेस की स्थिति बताती है, फरेंदा वीरेंद्र, यानी 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा, हर बार दूसरे नंबर पे रहते थे, वो वीरेंद्र बेचारा जीत गया, तो बेचारा एक जीता, यही स्थिति है। नहीं, लेकिन अभी जो चर्चा हुई कि आप विपक्ष को कोई नया नैरेटिव देना पड़ेगा, कोई नया विचार, कोई एक नया डायलॉग देना पड़ेगा, नया विजन देना पड़ेगा, और इससे और क्या सबूत हो सकता है इससे बड़ा कि आप देखिए अखिलेश यादव ने ऐसा तो नहीं कुछ कि बिना कुछ सोचे कहा था नई सपा है, वो रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं अपने आप को, लेकिन बैगेज इतना बड़ा है कि लोग नहीं भरोसा कर पा रहे हैं। मायावती भी अगर कहेंगे कि वो कहती हैं कि मैं सर्वजन हिताय सर्वजन पार्टी हूं, लेकिन लोग नहीं यकीन कर रहे हैं। हाँ, देखिए अखिलेश यादव ने बहुत कोशिश की और आप देखेंगे कि पिछले चुनाव से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक जो ठप्पा उनके ऊपर लगा है परिवारवाद का, और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, उसने उनको और आगे बढ़ने नहीं दिया। और मायावती की तो आप हालत देख ही रहे हैं कि जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आने वाले दिनों में जो मायावती का जो जाटर वोट कहा जाता था मायावती के पास रहेगा, वो भी चला गया, बीजेपी के पास दलित तो पहले ही चला गया था। तो एक कोई जो विकल्प है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी का। अब वो विकल्प अब क्योंकि आखिरी 2 मिनट है और बहुत बड़ी चर्चा को इसमें समेटना है, वो विकल्प क्या अरविंद केजरीवाल है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भास्कर ने पूरा पंजाब का इलेक्शन कवर किया, यहाँ दिल्ली की सरकार भी वो कवर करते हैं। मुझे ये बताइएगा भास्कर, एक तो पहले बताइए कि एम्बिशन कितनी बड़ी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी कितने पंख फैलाना चाहती है? देखिए, एम्बिशन बहुत बड़ी है अरविंद केजरीवाल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे उनके कार्यकर्ता अब सीधे सीधे बोलने लगे हैं कि 2024 की लड़ाई अब उनकी लड़ाई है। अच्छा। और एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जिस हिसाब से आप कह रहे थे और तमाम जो विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी जीतने के बाद भी गुजरात में चले गए काम करने के लिए, रोड शो किया, तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आज ही एक टीम भेज दी गई है। ये उसी तरह से काम करते हैं, 24 घंटा राजनीति के बारे में सोचते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, और यही एक वजह है कि 5 साल संघर्ष करने के बाद पंजाब में इतनी बड़ी जीत उनको। बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए, लगातार ये चर्चा हो रही है। मोदी चले गए, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भी टीम भेज दी है गुजरात। हाँ संजीव जी, वो छोटे मोदी हैं। क्या कह रहे हैं? एम्बिशन के मामले में वो मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे हैं। मतलब मोदी जी और 2-3 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, मतलब उनकी टक्कर है। एम्बिशन के महत्वाकांक्षा में कोई कमी नहीं है केजरीवाल जी की। अब बाकी क्या मॉडल लाते हैं, कैसे डिलीवरी लेंगे, क्या नैरेटिव लाएंगे, वो सब अलग बात है। महत्वाकांक्षा पूरी है। नहीं, एम्बिशन नहीं होती तो 14 में थोड़ी चले गए होते काशी, लेकिन काशी ने ठीक कर दिया तो फिर नहीं, उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति को बहुत बदला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने बंद कर दिए हैं। मैं आपसे, और उसके बाद लोकसभा 19 में कम सीटों पर चुनाव लड़े। जीतने के बाद जब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए तो लोगों ने पूछा, देखिए मैंने कहा आप आश्चर्य मत कीजिए, वो आगे की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो जो आप चाह रहे हैं, वो कल तक हिंदुत्व के खिलाफ बात करते थे, उन्होंने सारे हिंदुत्व के एजेंडे को धीरे धीरे अपने साथ आत्मसात किया है। और जीतने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, जीतने के बाद भी भारत माता की जय करना और सारे वंदे मातरम में सारे घोष लाना, ये वो जो राजनीति है उसमें वो अपने आप को फिट इन कर रहे हैं, उनको लगता है। नहीं तो आप कह रहे हैं वो खांचा वही है, सांचा वही है जो है मोदी जी वाला, उसमें अपने आप को ढालना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब दिक्कत ये है, उनके दिक्कत जहां आएगी, देखिए पिच पर दिक्कत ये है कि जहां पिच पर बड़े से एक धुरंधर हैं, वहां पर छोटे बॉलर। इस पर निर्णय कुछ कहना चाह रहे हैं अहमदाबाद से? जी निर्णय।
सौरभ, मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दूं, हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात के इनफैक्ट हर जिले में रोड शो प्लान कर रहे हैं, और जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो इसकी शुरुआत द्वारका से करेंगे। तो आप देख लीजिए, जो चर्चा चल रही है उस सभी पॉइंट्स का इसमें आपको आंसर भी मिल जाता है कि पंजाब की जो जीत है उसके बाद गुजरात में जिस तरह से थोड़ा बहुत भी प्रदर्शन कर पाए ये स्थानीय लेवल के चुनाव में, कहीं ना कहीं उस पर आप कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी सफलता मिल पाएगी, लेकिन एक बेस जरूर तैयार करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। चलिए, लेकिन हाँ बिल्कुल, और एक आगे की सोच का इशारा जरूर मिल जाता है अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके का। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छी चर्चा रही। संजीव जी, हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर साहब, रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिवम हमारे साथ थे, भास्कर और विशाल, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।